के आनुवंशिक पदार्थ की खोज। आनुवंशिक पदार्थ पहले बताया गया कि न्यूक्लिक अम्ल होता है। आनुवंशिक पदार्थ बताया गया न्यूक्लिक अम्ल होता है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल जो है वो 3 पदार्थों से बना होता है। कौन कौन से पदार्थ? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए। वैज्ञानिकों के मन में यह कंफ्यूजन था कि आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है या डीएनए करता है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कई प्रयोग किए गए। उनमें पहला प्रयोग ग्रिफिथ ने किया और यह बताने का प्रयास किया कि कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है। तंत्र सिद्धांत में पहले क्या बताया गया? ग्रिफिथ ने मानव में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु निम्नोकोकस के 2 प्रभेद प्राप्त किए। कौन कौन से प्रभेद प्राप्त किए? पहला प्रभेद प्राप्त किया आर स्ट्रैंड और दूसरा इन्होंने एस स्ट्रैंड प्रभेद प्राप्त किया। एस स्ट्रैंड, आर स्ट्रैंड और एस स्ट्रैंड प्रभेद। मनुष्य में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले निम्नकोकस का 2 रूप इन्होंने प्राप्त किया। पहला आर स्ट्रैंड और दूसरा एस स्ट्रैंड। ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु का प्रभेद है, आर स्ट्रैंड और एस स्ट्रैंड। तो कोकस का मतलब समझते हैं? कोकस का मतलब होता है गोल। अगर कोई बैक्टीरिया गोल है, उस बैक्टीरिया के आगे कोकस शब्द लगाया जाएगा। बैक्टीरिया के आगे कौन सा शब्द लगाया जाएगा? कोकस शब्द लगाया जाएगा यदि वह गोल बैक्टीरिया है। तो निमोनिया का जो जीवाणु निम्नकोकस है यह गोल होता है, गोलार्ध होता है। तो इसके 2 प्रभेद प्राप्त किए, आर स्ट्रैंड और एस स्ट्रैंड। आर स्ट्रैंड के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आर स्ट्रैंड, आर स्ट्रैंड, आर का मतलब रफ होता है, रफ वाला, मतलब इसकी जो भित्ति थी वह खुरदुरी थी। आर स्ट्रैंड, आर स्ट्रैंड की भित्ति खुरदुरी होती है और यह मानव में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं, या यह निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है और यह निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो आर स्ट्रैंड जो है निमोनिया का जो प्रभेद था, उसकी भित्ति थी वो खुरदुरी थी। इसकी भित्ति कैसी थी? खुरदुरी थी और ये जीव में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। अब एस स्ट्रैंड की जो भित्ति होती है वो चिकनी होती है। एस स्ट्रैंड की भित्ति चिकनी होती है और यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। तो 2 जीवाणु जो प्राप्त किए थे उसमें से आर स्ट्रैंड निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता, उसकी भित्ति खुरदुरी होती है, और एस स्ट्रैंड जो है ये निमोनिया रोग उत्पन्न करता है और इसकी भित्ति कैसी होती है? चिकनी। तो अब इनके हम ग्रिफिथ के प्रयोग को समझेंगे। ग्रिफिथ ने चूहों के ऊपर प्रयोग किया था। इन्होंने लिया चूहा। चूहे में सबसे पहले इन्होंने आर स्ट्रैंड, स्टेप 1 में देखेंगे इन्होंने 4 स्टेप में अपना प्रयोग किया था। स्टेप 1 में देखेंगे कि इन्होंने चूहे को पहले आर स्ट्रैंड से इंजेक्ट करवाया। आर स्ट्रैंड से जब चूहे को संक्रमित करवाया तो चूहा मरा नहीं, चूहा जीवित रहा। चूहा जीवित रहा। क्यों जीवित रहा?
चूहा क्यों जीवित रहा? चूहा इसलिए जीवित रहा क्योंकि आर स्ट्रेन निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता, इसलिए चूहा कैसा रहा? जीवित रहा। स्टेप 2 में इन्होंने क्या किया? चरण 2 में चूहा लिया और चूहे को अब इन्होंने एस स्ट्रेन से संक्रमित करवाया, एस स्ट्रेन से संक्रमित करवाया और देखा चूहा मर गया, चूहा मर गया। क्यों मर गया भाई? आर स्ट्रेन से नहीं मरा क्योंकि निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। एस स्ट्रेन से चूहा मर गया क्योंकि एस स्ट्रेन से कौन सा रोग होता है? निमोनिया रोग होता है, इसलिए चूहा मर गया। स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3 में इन्होंने किया, चूहा लिया, चूहे को इन्होंने संक्रमित करवाया एस स्ट्रेन तापमृत, तापमृत कीट के, मतलब ताप से एस स्ट्रेन को मार दिया, उसके बाद मरे हुए एस स्ट्रेन से चूहे को संक्रमित करवाया और देखा चूहा जीवित रहा, चूहा जीवित रहा। चूहा नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि एस स्ट्रेन को इन्होंने ताप से क्या कर दिया था? खत्म कर दिया, इसलिए चूहा जो है निमोनिया रोग से संक्रमित नहीं हुआ। स्टेप 4 में इन्होंने किया, चूहा लिया और चूहे को आर स्ट्रेन और तापमृत एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन में तापमृत एस स्ट्रेन मिला दिया। जो ताप से इन्होंने एस स्ट्रेन को मारा था उसमें आर स्ट्रेन को मिला दिया, उसके बाद संक्रमित किया चूहे को, तो देखा चूहा मर गया, चूहा मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि एस स्ट्रेन में कोई ऐसा पदार्थ था जो आर स्ट्रेन को बदल दिया एस स्ट्रेन में, लेकिन ग्रिफिथ यह बताने में असमर्थ है कि वह पदार्थ कौन सा था, प्रोटीन था, डीएनए था या कार्बोहाइड्रेट था, इसलिए इनका प्रयोग पूरा नहीं हुआ। इसी प्रयोग को आगे बढ़ाया मैक्लियोड और मैकार्टी ने, इस प्रयोग को आगे बढ़ाया मैक्लियोड और मैकार्टी ने। अब उनका प्रयोग पढ़ेंगे, मैक्लियोड और मैकार्टी का। मैक्लियोड और मैकार्टी का प्रयोग, मैक्लियोड और मैकार्टी का प्रयोग। मैक्लियोड और मैकार्टी ने क्या किया? मैक्लियोड और मैकार्टी ने एस स्ट्रेन जो था उस जीवाणु से डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लिया। भाई एस स्ट्रेन में जो न्यूक्लिक अम्ल पाया गया उस न्यूक्लिक अम्ल से डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दिया। मैक्लियोड और मैकार्टी ने एस स्ट्रेन को के न्यूक्लिक अम्ल से क्या क्या अलग किया? तो एस स्ट्रेन का, मैक्लियोड और मैकार्टी ने एस स्ट्रेन के न्यूक्लिक अम्ल से डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लिया। उसके बाद इन्होंने एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब में इन्होंने आर स्ट्रेन रखा, आर स्ट्रेन। और दूसरा ट्यूब लिया, दूसरे ट्यूब में भी इन्होंने आर स्ट्रेन रखा। तीसरा ट्यूब लिया और तीसरे ट्यूब में भी इन्होंने आर स्ट्रेन रखा। अब इसमें पहले एस स्ट्रेन से प्राप्त जो है कार्बोहाइड्रेट को मिलाया, एस स्ट्रेन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट को इन्होंने मिलाया, कार्बोहाइड्रेट को जब मिलाया आर स्ट्रेन में तो देखा आर स्ट्रेन नो चेंज,
मतलब आर स्ट्रैंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आर स्ट्रैंड आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। अगर होता आनुवंशिक पदार्थ एस स्ट्रैंड को बदल देता, लेकिन बदला ही नहीं, आर स्ट्रैंड को बदल देता। उसके बाद इस वाले आर स्ट्रैंड में इन्होंने लिया मिलाया एस स्ट्रैंड से प्राप्त प्रोटीन को मिलाया और देखा आर स्ट्रैंड नो चेंज, आर स्ट्रैंड नो चेंज, मतलब आर स्ट्रैंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला प्रोटीन भी न्यूक्लिक आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। तीसरे आर स्ट्रैंड में जब इन्होंने मिलाया डीएनए, एस स्ट्रैंड से प्राप्त डीएनए मिलाया और देखा आर स्ट्रैंड चेंज हो गया, चेंज इनटू एस स्ट्रैंड में बदल गया। इसका मतलब डीएनए ने आर स्ट्रैंड को किस में बदल दिया, एस स्ट्रैंड में। अतः डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। इसको हर्षे तथा चेज ने समान रूप से प्रूव कर दिया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ